हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड JM केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टॉपिक है। इस टॉपिक से CSIR JRF में आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन लगभग टोटल पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स वाले में और 2 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाले में। इसके अलावा गेट से लेके गेट, बार, DRDO सब में से क्वेश्चन रहते हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, लेकिन आपको वो उसको समझना होगा। मैं आपको इन टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा ताकि आप बिल्कुल चुटकियों में इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व कर ले। ठीक है, तो मेरी वीडियो को शुरू से देखिए और पूरी लास्ट तक देखिए। मैं आपको 3 से 4 लेक्चर में इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर दूंगा और ताकि इससे आपको एक भी क्वेश्चन छूटना तो नहीं चाहिए और साथ ही साथ आपको इसके सारे पार्ट्स आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो बायो इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते क्या हैं? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बायो इनऑर्गेनिक में हम पढ़ाई क्या करते हैं। तो यूजेस ऑफ मेटल इन आवर लिविंग सिस्टम, कि हमारा जो लिविंग सिस्टम है, इस लिविंग सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें आती है। बैक्टीरिया से लेके, एनिमल से लेके, प्लांट किंगडम से लेके ह्यूमन, जो ह्यूमन होते हैं वो भी एनिमल की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं और उसमें जो हमें मेटल का यूज होता है, जो मेटल का यूज होता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? तो आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम बात की शुरुआत करते हैं एक पोरफायरिन रिंग से। ठीक है, पोरफायरिन रिंग से। देखिए, पोरफायरिन रिंग होता है कैसा? सबसे पहले आपको बनाने के लिए सीखना होगा। पोरफायरिन, हमारे पास 4 नाइट्रोजन है। ठीक है, इन चारों नाइट्रोजन से इस तरह से हमने क्या किया है, एक 5 मेंबर्ड रिंग को जोड़ा है। देखिए, ध्यान दीजिए, इन चारों ही नाइट्रोजन से हमने क्या किया, 5 मेंबर्ड रिंग को इस तरह से ऐड किया है और ऐड करके हमने क्या किया, इसके बगल वाले कार्बन को आपस में जोड़ा है। ये देखिए, ये इस तरह से जोड़ा है हमने। अब 2 नाइट्रोजन पे क्या लगा दी, हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, मतलब sp3 रखना है 2 नाइट्रोजन को और बाकी 2 नाइट्रोजन को हमें sp2 रखना है, ये ध्यान रखना है। चलिए, बॉन्ड बनाइए इस तरह क्या कि इसका sp3 भी मेंटेन हो और इसका sp2 मेंटेन हो। देखिए, ऐसे यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर देखिए sp3 है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर इसको यहाँ लगा दीजिए, फिर इसको यहाँ लगा दीजिए और इसको यहाँ लगा दीजिए। देखिए, ये जो रिंग है ये हमारा कहलाया क्या, पोरफायरिन रिंग। ये क्या कहला है हमारा? तो ये रिंग कहला है हमारा पोरफायरिन रिंग। अब क्या कर रहे हैं, इस पोरफायरिन रिंग में से हमने 2 एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज करवा दिए। ये देखिए, ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन ने यहाँ से क्या की, रिलीज करवा दिए। जब ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिलीज करवाएंगे तो अब कैसा होगा स्ट्रक्चर? ये देखिए, ये 2 हाइड्रोजन एसिडिक रिलीज होंगे यहाँ पर। अब इन दोनों आमने सामने नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, कि एक्स्ट्रा लोन पे आ जाएगा और माइनस चार्ज आ जाएगा, जबकि इसके पास पहले की तरह ही स्ट्रक्चर है। चलिए देखिए, तो ये यहाँ यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। जरा गौर से देखिए, ये जो पोरफायरिन रिंग था, उस पोरफायरिन रिंग ने 2 हाइड्रोजन में लूज कर दिए। अब जैसे ही 2 हाइड्रोजन लूज किया तो ये अब पोरफायरिन रिंग नहीं रहा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक स्पेस डेवलप हो गया। इस स्पेस डेवलप में हम क्या करेंगे कि Fe2+ आयन को हम पुट करेंगे और जैसे Fe2+ आयन को पुट करेंगे, जितने नाइट्रोजन होंगे वो अपने लोन पेयर से क्या करेंगे, इस Fe2+ को इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, अब क्या कहलाएगा, ये पहले पोरफायरिन था और इसमें मेटल लग चुका है, तो इसका नाम हो जाएगा मेटलो पोरफायरिन। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेटलो पोरफायरिन। मेटलो पोरफायरिन में और भी कंपाउंड जो होते हैं वो पार्ट लगे हुए होते हैं। ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम इसे नाम देते हैं हीम A, हीम B एंड हीम C। ठीक है, इसमें और भी पार्ट के बिहाफ पे हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग नाम देते हैं यहाँ पर। चलिए, तो हीम A, हीम B और हीम C देते हैं। सीखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो Fe2+ है, ये जो Fe2+ आप देख रहे हैं, ये Fe2+ का साइज बड़ा है। फिलहाल आप ये जाने कि जो Fe2+ है ये हाई स्पिन में है। हाई स्पिन इन द सेंस कि इसको अभी तक स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं मिले। ये जो पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड पार्ट नहीं है, तो इससे Fe2+ का जो साइज है वो बड़ा रह गया। क्यों भाई? क्योंकि Fe2+ अभी हाई स्पिन में है। आपको पता, अगर ये हाई स्पिन में होगा तो कैसा होगा, आपको पता है आर्गन
4s0 और 3d6। तो इसमें जो d6 जो इलेक्ट्रॉन है, गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये इस तरह से हाई स्पिन मोड में है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, अब इसका साइज बड़ा है, और ये साइज बड़ा होने से ये एक तरह का डोम्ड शेप बनाता है। जब ये क्या करता है, ये अपने इस रिंग के प्लेन पे नहीं आता है। अगर ये रिंग है तो ये रिंग से ऊपर चला जाता है, मतलब इस तरह से नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, तो ये रिंग के शेप से कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है इस तरह। देखिए ये रिंग के प्लेन से आप एक तंबू की तरह, टेंट की तरह क्या होता है, ऊपर चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डोम्ड शेप। क्या बोलते हैं, डोम्ड शेप। इस डोम्ड शेप में नाइट्रोजन से इस आयरन 2+ की हाइट जो होती है वो 40 पिकोमीटर होती है। आप ध्यान रखेंगे, इस नाइट्रोजन और आयरन 2+ की जो हाइट होती है वो क्या होती है, 40 पिकोमीटर होती है। लेकिन उसी समय में क्या होता है कि हम एक लिगेंड की एंट्री कराते हैं, और वो लिगेंड कौन सा होता है, तो वो लिगेंड होता है जो हम सांस में O2 लेते हैं। देखिए हमने सांस में O2 लिया, तो उस O2 लिगेंड की हमने क्या करवा दी, यहाँ पर एंट्री करवा दी। अब जैसे ही O2 लिगेंड लगा, आपको पता होना चाहिए कि O2 की स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कभी इस बारे में पढ़ा नहीं है, बट रियलिटी ये है कि O2 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये इसलिए है क्योंकि जब ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ना, देखिए, इसलिए O2 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे ही O2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पर एंट्री करेगा, तो ये जो Fe2+ हाई स्पिन था, अब वही Fe2+ क्या हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा, क्योंकि ये जो D6 आप देख रहे हैं, देखिए ये जो D6 आप देख रहे हैं, तो जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, आपको पता है ये यहाँ पैक हो जाएगा, ये जाके यहाँ पैक हो जाएगा, जिसके कारण कि क्या हो जाएगा, Fe2+ का साइज छोटा हो जाएगा। और जैसे Fe2+ का साइज छोटा होगा, ये Fe2+ क्या हो जाएगा, इस रिंग के प्लेन में जाके, ये जो कैविटी है, इस कैविटी में जाके क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, और ये जो आयरन 2+ है, ये इस पूरे रिंग के प्लेन में आ जाएगा। ओके, तो चलिए समझिए एक बार दोबारा से मैंने क्या सिखाया आपको। देखिए ये रहा आपका पोरफायरिन रिंग, ठीक है। इस पोरफायरिन रिंग में जो हाइड्रोजन थे, हमने इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया। जैसे ही रिप्लेस किया तो क्या हो गया, इन दोनों साइड के नाइट्रोजन पे क्या आ गया, माइनस आ गया। हमने यहाँ पर एक Fe2+ आयन की एंट्री दी। जैसे Fe2+ आयन को एंट्री दी हमने, तो एंट्री देने के साथ क्या हो गया कि ये Fe2+ का जो साइज था वो बड़ा था, क्योंकि ये हाई स्पिन है, तो ये डोम्ड शेप बनाते हुए नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर से ऊपर की तरफ है, जिसका हाइट 40 पिकोमीटर है। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने O2 लिगेंड की एंट्री करवाई यहाँ पर, तो O2 लिगेंड के आने से क्या हुआ कि O2 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसने क्या किया कि आपको Fe2+ पे फोर्स किया, इलेक्ट्रॉन का उसमें दबाव बनाया, जिसके कारण क्या हो गया कि उसके इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह से फील्ड हो गए। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो हाई स्पिन था अब वो लो स्पिन हो चुका है, और आपको पता है कि अगर हाई स्पिन लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाए तो साइज क्या हो जाता है, उसका छोटा हो जाता है। और जैसे ही साइज छोटा हुआ, ये Fe2+ जो डोम्ड शेप में था वो क्या हो गया, अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, चलिए नाम क्या है इसका, देखिए ये था पोरफायरिन, और ये क्या हो गया, मेटलोपोरफायरिन, जिसमें 3 पार्ट है, हेम ए, हेम बी और हेम सी। ठीक है, चलिए पर इसको आप नोट कीजिए। ये हमारा जो क्या हो गया, ये हो गया मेटलोपोरफायरिन रिंग है। आप ध्यान दीजिए, इसके दो जगह यहाँ पर, एक इस कार्बन और एक इस कार्बन, दोनों कॉम्पैक्ट साइज में एक CH2 CH2 CO- CH2 CH2 CO- लगा हुआ है। इसके दोनों साइड मिथाइल लगे हुए हैं, ध्यान दीजिए इसके लोकेशन पे, और यहाँ मिथाइल और यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, जबकि यहाँ लगा हुआ R1 और यहाँ लगा हुआ R2। जरा गौर से इसके लोकेशन को देखिए, देखिए इसके बिल्कुल इस टॉप कॉर्नर पे CH2 CH2 CO-। ठीक है, यहाँ देखिए मिथाइल मिथाइल, यहाँ मिथाइल तो यहाँ मिथाइल, और यहाँ R1 तो यहाँ R2। देखिए अब अगर ये R1 R2 का वैल्यू, अगर R1 का वैल्यू CH2 हो, R2 का वैल्यू C18H30OH हो, ठीक है, तो ये कहलाएगा हीम ए। क्या कहलाएगा, ये हीम ए। अगर ऐसा हो कि R1 और R2 का वैल्यू दोनों ही इथाइनाइल हो, ये इथेनाइल हो, ये CH+CH2, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हीम बी। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हीम बी। और अगर ऐसा हो कि R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू दोनों ही क्या हो जाए, अगर CH आपको ये सिंगल बॉन्ड S प्रोटीन, तो इस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, ये तो ये कहलाएगा आपको कौन, तो ये हीम सी कहलाएगा। ठीक है, ये हीम सी कहलाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाने की। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 4 नाइट्रोजन का सेट लीजिए, देखिए, और इसके साथ 5 मेंबर रिंग जोड़िए। 4 नाइट्रोजन का सेट लीजिए, 5 मेंबर रिंग जोड़िए। 4 नाइट्रोजन का सेट लीजिए, 5 मेंबर रिंग जोड़िए। 4 नाइट्रोजन सेट लीजिए, सभी साथ 5 मेंबर रिंग जोड़िए। अब क्या करना है भाई, इनको आपस में जोड़ते चलिए, ऐसे सबको आपस में जोड़ दीजिए, ये देखिए। फिर उसी तरह से इसको भी आपस में जोड़िए, इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए। अलग अलग को नहीं जोड़ना है,
जो सेम रिंग में है उनको जोड़ना है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आप ऐसे नहीं बनाना है, स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे बनाइए, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ बनाइए, ज़्यादा बेटर बनेगा। ये ऐसे, ये देखिए, ये यहाँ सबको जोड़ दिया हमने आपस में। इसको नहीं जोड़ना है, ये तो चार ऊपर की तरफ जुड़ेंगे, ये नहीं, इसको यहाँ जोड़िए। और ये कहाँ, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। देखिए इन सब के सेंटर में क्या कीजिए, Fe2+ लगाइए। इन सभी के सेंटर में Fe2+ लगाइए और जोड़ दीजिए सबको ऐसे करके। देखिए ये इस तरह से। अब सवाल उठता है कि ये जो चार पार्ट है, जो चार मेटलोपोरफायरिन है, क्या उन्होंने मिलके एक पूरा कंप्लीट हीमोग्लोबिन बना दिया? तो ठीक है, इन्होंने हीमोग्लोबिन बनाया जरूर, लेकिन इसके साथ जो आपको लगा हुआ था, जो प्रोटीन था, आपको नाम पता है हीमोग्लोबिन, हीम इसे कहा गया, इसे कहा गया हीम। और इसके साथ जो प्रोटीन जो होंगे, जो आपस में एक तरह से बाइंडेड होंगे, ठीक है, आपको इस तरह स्पाइरल फॉर्म में, जैसे डीएनए घुमा हुआ होता है उस तरह से ये घुमे हुए होते हैं। तो वो जो पार्ट होंगे ये आपस में क्या करें, इन सबको जोड़ कर रखेंगे, ठीक है, इन सबको जोड़ के रखेंगे बिल्कुल आपस में। जो उसके जो ग्लोबिन पार्ट है वो इसको आपस में जोड़ के रखिएगा, जिसके कारण ये क्या कहलाएगा, अब ये जाके कंप्लीट हीमोग्लोबिन कहलाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्या कहलाया, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन में इतना तो डैम श्योर है कि ये जितने भी Fe2+ हैं, ये सभी Fe2+ क्या है, हाई स्पिन में है। लेकिन जैसे ही इसमें ऑक्सीजन जुड़ना शुरू हुआ, ठीक है, जैसे इसमें ऑक्सीजन जुड़ना शुरू होता है, ये क्या चले जाते हैं, लो स्पिन में चले जाते हैं। देखिए इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना जैसे ही शुरू हुआ, ये सभी कहाँ चले जाते हैं, लो स्पिन में। देखिए ये देखिए, जैसे जैसे इसमें O2 का जुड़ना शुरू होगा, ये कहाँ चले जाएंगे, लो स्पिन में। आपको पता है कि जैसे ही O2 से जुड़ेगा, ये जो Fe2+ था, जो डोम्ड शेप में ऊपर की तरफ था, अब क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा होगा और वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, जिसके कारण ये कहाँ चले गए, प्लेन पे। आपको सवाल पूछा इस पे भी जाता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो आपको इस आयरन के साथ जो बंधा हुआ है, इसका बॉन्ड एंगल कितना है, तो इसका बॉन्ड एंगल 130 डिग्री होता है, ठीक है। इसके साथ जो बॉन्ड एंगल है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो 130 डिग्री ये बॉन्ड एंगल होता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन ये कंप्लीटली बना। लेकिन सवाल ये उठता है कि हीमोग्लोबिन वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन वर्क कैसे करता है, इसको समझने के लिए थोड़ा हम इसको रिलैक्स से समझें। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का मेनली वर्क होता है कि वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हमारे मसल्स में, ठीक है, और वापस में लौटते टाइम वो क्या करता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर बाहर लेके आ जाता है। आप पूरे प्रोसेस को समझिए कि ये हमारा जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लिया हमने, सांस लेने से हमारे जो लंग्स थे वो लंग्स फूल गए, उस फूलने से क्या होगा, उसमें हवा भरी, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन था, ये हाई प्रेशर पे काम करता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा सांस लें या किसी छोटे से कमरे में घुटन वाली सांस लें, तो हमारा लंग्स काम नहीं करेगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। सांस लेने के लिए हमें पूरी भर के, हमें क्या होगा, अपने लंग्स में पूरी तरह से हवा भर के सांस लेना होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो लो प्रेशर पे काम ही नहीं करेगा। अगर हम प्रेशर कम रखें, ये प्रेशर है और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, प्रोसीडिंग, तो अगर आप जो हीमोग्लोबिन है वो कम प्रेशर पे काम ही नहीं करेगा जब तक कि प्रेशर बढ़े ना। जब तक प्रेशर नहीं बढ़ेगा तब तक हीमोग्लोबिन काम ही नहीं करेगा, ठीक है। यानी हमारे लंग्स को जो होगा हीमोग्लोबिन तभी वहां से आपको ऑक्सीजन को पकड़ पाएगा जबकि हमारे लंग्स में पूरी तरह से ऑक्सीजन बिल्कुल भरा हुआ हो। देखते हैं आप, जैसे बाबा रामदेव योगा सिखाते हैं, उसमें अनुलोम विलोम करना सिखाते हैं, वो बोलते हैं झटके से सांस लेने के लिए। क्यों बोलते हैं, ताकि हमारे जो लंग्स में वो पूरी तरह से हवा भरे, ठीक है। डॉक्टर जब बोलते हैं, डॉक्टर जब पेशेंट को जब स्टेथोस्कोप लगा के उसकी जो पल्स रीडिंग करते हैं, उसमें बोलते हैं पूरी सांस लेने के लिए। क्यों ऐसा बोलते हैं, ताकि उसके लंग्स में पूरा ऑक्सीजन भर सके और हीमोग्लोबिन कितना काम करता है उसको वो पता लगा सके, जिसकी उसकी नाड़ी पता लगाते हैं, जिसका उसका नब्ज टटोलते हैं। तो ये तभी पता लग सकता है जब हीमोग्लोबिन पूरा अपने सही तरीके से काम करे, जिसके लिए पेशेंट को बोला जाता है कि जोर से सांस लीजिए। तो कहने का मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन है वो कभी लो प्रेशर पे काम ही नहीं करेगा,
ठीक है, आप लो प्रेशर पे आप काम नहीं कर सकते हैं। देखते हैं किसी गड्ढे में कोई बच्चा गिर जाता है तो वो मर जाता है, क्योंकि वहां उसे हवा नहीं मिल पाती है। तो उसको सबसे पहले क्या कहते हैं, एयर पाइप लगा के उसमें ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है उसको, ताकि वहां उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिल सके, उसके जो लंग्स हैं उसमें ऑक्सीजन भरपूर उसको मिल सके। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या कर रहा है, इस तरह का कर्व बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मोइडल कर्व। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मोइडल कर्व बोलते हैं। जबकि जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन क्या होता है, जैसे हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना कहाँ, लंग्स से हमारे वेन्स में, हमारे मसल्स में, हमारे टिश्यूज में। लेकिन जो मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यानी मायोग्लोबिन जो है उसको क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि उसको आपको एब्जॉर्ब करने काम करता है, स्टोर करने काम करता है। और ये जो मायोग्लोबिन है इसको प्रेशर से मतलब नहीं है। जब हमारी बॉडी से जो होती है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को निकाल के हमारे वेन्स में पहुंचाया जाता है, तो हमारे मायोग्लोबिन आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब ये है कि मायोग्लोबिन को प्रेशर से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल प्रेशर पे भी क्या करता है, मायोग्लोबिन वर्क कर जाता है, उसका नॉर्मल ग्राफ बनता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये रहा आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको चारों तरफ से ये क्या हो गया, ग्लोबिन पार्ट ने इस तरह इसको बाइंड कर रखा है आपस में। और जब ग्लोबिन पार्ट ने इसको इस तरह बाइंड रखा है तो क्या कर रखा है भाई, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ली जाती है और जाके मसल्स में, टिश्यूज में छोड़ दिए जाते हैं। आपको जो हीमोग्लोबिन है वो लो प्रेशर पे काम नहीं करता, इसलिए सिग्मोइडल कर्व बनाता है, जबकि मायोग्लोबिन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, हीमोग्लोबिन सिग्मोइडल कर्व बनाएगा, जबकि मायोग्लोबिन सिग्मोइडल कर्व नहीं बनाएगा। अब इसमें एक नई बात आती है और वो नई बात है कोऑपरेटिव इफेक्ट। अब ये कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब ये इसमें ढेर सारे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो जब हीमोग्लोबिन, तो आपको ये तो पता चले कि भाई 4 हीम ग्रुप का सेट है हीमोग्लोबिन, है कि नहीं। जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, 4 हीम ग्रुप का सेट है। लेकिन जब इसमें हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन ऐड होना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट ऑक्सीजन ऐड करने इसके टाइम क्या होता है कि उसमें जो आयरन होते हैं वो चारों के चारों आयरन क्या होते हैं, हाई स्पिन में होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑक्सीजन जो अटैच होता है उसको अटैच होने में थोड़ा देर लगता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। दूसरा ऑक्सीजन उससे पहले ज्यादा तेजी से अटैच होता है, तीसरा ऑक्सीजन और तेजी से अटैच होता है, चौथा ऑक्सीजन और तेजी से अटैच होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हीमोग्लोबिन में अगर एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो आपका बनता है HbO2। इसका प्रोसेस अगर इस रेट K1 हो गया, रेट कांस्टेंट। चलिए HbO2 में हम एक और ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा HbO2 होल 2, इसका रेट क्या हो गया, K2। फिर HbO2 होल 2 में हम एक और O2 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है K3 HbO2 होल 3। फिर HbO2 होल 3 में एक और O2 जोड़ते हैं तो रेट हो जाता है HbO2 होल 4। आप समझ सकते हैं कि पहले वाले स्टेप में देखिए एक K1 रेट होगा, दूसरे वाले में K2, तीसरे वाले में K3 और चौथे वाले में K4। तो ये जो इफेक्ट है, ठीक है, कोऑपरेटिव इफेक्ट, ये बताता है कि K4 ग्रेटर देन K3 ग्रेटर देन K2 और ग्रेटर देन K1, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा कोऑपरेटिव इफेक्ट। यानी कि पहले वाले का जो जुड़ने का रेट था वो कम था, दूसरा वाला उससे ज्यादा हो गया, तीसरा वाला और ज्यादा हो गया, चौथा वाला और ज्यादा हो गया। सीखने के लिए एक बात और है यहाँ पर, ये जो आपने देखा कि जो हीमोग्लोबिन है वो कम प्रेशर पे काम नहीं करता है, इसलिए सिग्मोइडल कर्व बनाता है, जबकि मायोग्लोबिन कम प्रेशर पे भी काम करता है, इसलिए सिग्मोइडल कर्व नहीं बनाता है। इसको हम लोग कहते हैं बोर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कहते हैं बोर इफेक्ट, BOHR, बोर इफेक्ट। तो आप इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, पहले नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट करें, ठीक है। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, प्लीज आप उसको नोट कीजिए। ये है रोल ऑफ आयरन इन लिविंग सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए आपको। लिखिए रोल ऑफ आयरन इन लिविंग सिस्टम, ठीक है। आयरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व्ड इन लिविंग सिस्टम, बीइंग वाइटल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। आयरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व्ड in living systems, being vital for both plants and animals. Full stop. In the living system, iron has 3 well characterized system. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आयरन है वो पूरे लिविंग सिस्टम के लिए बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रीसियस और बहुत आपको यूजफुल मेटल है, ठीक है। जिसको 3 लेवल पे कैटेगराइज किया गया, ठीक है। मैं आपको इसे बता देता हूँ। उसमें एक लेवल कैटेगराइज किया गया जिसमें कि हीम ग्रुप होते हैं, ठीक है। ऐसे बोला जिसमें क्या होते हैं, हीम ग्रुप होते हैं। जैसे कौन कौन हो गया आपको, तो हीम ग्रुप वाले में हो गए हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, उसके बाद हो गया आपको साइटोक्रोम P450, ठीक है। और कौन हो गए,
कैटालिसिस, ठीक है, और पेरोक्सीडेज, ये 5 हीम ग्रुप होते हैं। आप बिल्कुल याद रखिए इस चीज को, ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा और आपको लिखना होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए मैंने क्या क्या बोला कि जो आपके पास 5 जो पार्ट होते हैं, ठीक है, जो हीम वाले, हीम जिसमें कि आयरन का ये जो अभी आपने देखा मेटलोपोरफायरिन वो पार्ट प्रेजेंट हो, वो 5 कैटेगरी में आते हैं आपके पास, ठीक है। कौन कौन? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम P450 और कौन? कैटालिसिस और पेरोक्सीडेज, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा सा ना जान जाइए आप कि कौन क्या करता है। जैसे आपका हीमोग्लोबिन, उसको हम शॉर्टकट में HB लिखेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। जो मायोग्लोबिन होता है उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, और जो साइटोक्रोम P450 होता है इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम P450 इन तीनों में ही हीम ग्रुप है। देखिए हम इसको HEME लिखेंगे, हम इसको भी हीम लिखेंगे, इसको भी हीम लिखेंगे, और इसमें भी जो आयरन होता है वो +2 होता है, +2 होता है, +2 होता है, तीनों में ये चीजें कॉमन है। ये देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम होता है, कि ये ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि जो मायोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वो ऑक्सीजन को क्या करता है? स्टोर करता है। ऑक्सीजन स्टोरेज, ऑक्सीजन को क्या करता है? स्टोर करता है। जबकि जो साइटोक्रोम P450 इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन न्यूरॉन सिस्टम पे काम करता है। मतलब हमारे हाथ को कुछ काम करवाना तो जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन्स को रिलीज करता है, ताकि वो हमारे हाथ को आदेश दे कि हाँ भाई चलो हाथ उठाओ, पैर उठाओ, सर उठाओ, जो भी, ठीक है। तो टोटल सिस्टम जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे ही टिका हुआ है। आपने देखा है कि अगर किसी को गोली लगती है, अगर हाथ में गोली लगे, पैर पे गोली लगे, इवन कि पेट में गोली लग जाए, हार्ट को छोड़िए कहीं और गोली लगे तो उसका बचना पॉसिबल होता है, या उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक बचाया जा सकता है। लेकिन किसी के सर में गोली लग जाए तो वो बिल्कुल फिनिश हो जाता है, क्योंकि वहां से हमारे न्यूरॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि साइटोक्रोम P450 का यूज होता है। इसके अलावा 2 हीम ग्रुप और हैं। कौन कौन? तो एक है कैटालिसिस, ठीक है, कैटालिस, और दूसरा कौन है? पेरोक्सीडेज। इसके स्ट्रक्चर में भी आपको नहीं बता रहा, लेकिन आप ये जानिए। देखिए इन तीनों को मैंने एक साथ बताया, अभी इन 2 को मैं एक साथ बता रहा हूँ। ये जो कैटालिस और पेरोक्सीडेज हैं, इसमें भी हीम ग्रुप है और इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। देखिए ये भी हीम है, नो डाउट, ठीक है, ये भी हीम है। बस फर्क ये होता है कि कैटालिस और पेरोक्सीडेज का काम होता है ये डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 में यूज आते हैं, यानी कि H2O2 को डिकम्पोज करने में कैटालिस और पेरोक्सीडेज का यूज होता है। प्लीज इन 5 को एक साथ याद कीजिए, इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, ठीक है। देखिए गौर से देखिए, ये हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, कैटालिस और पेरोक्सीडेज ये सभी हीम है। ये 5 एग्जाम्पल हैं जो सभी के सभी हीम है, आपको एक बार में इसको याद रखना होगा। देखिए ऊपर के जो 3 हैं इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का 2 है, और नीचे के जो 2 हैं उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। देखिए कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा आपको? 3 का 2 और 2 का 3। देखिए ऊपर के जो 3 हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और नीचे के जो 2 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 है। तो ये एक पैटर्न है, इसको आपको थोड़ा सा ना ध्यान दीजिए। ऊपर के 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और नीचे के 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है। एकदम अच्छे से कायदे से इसको याद कीजिए। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, कैटालिस, पेरोक्सीडेज। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, ठीक है, उसके बाद कैटालिस, पेरोक्सीडेज। प्लीज इसको याद करो। देखो ऊपर के जो 3 है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अब क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और जो आपका कौन है? साइटोक्रोम P450, ये क्या करता है? हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में यूज आता है। जहां तक बात करेंगे कैटालिस और पेरोक्सीडेज की, इसके साथ खासियत क्या है कि ये H2O2 को डिकम्पोज करने काम आता है। ऊपर से जो हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, साइटोक्रोम है, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जबकि नीचे के जो 2 हैं कैटालिस और पेरोक्सीडेज, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। तो बहुत अच्छे से आप इसको याद रख सकते हैं, है कि नहीं? तो आपको एक बार दोबारा से देखिए, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम P450 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट +2, हीम ग्रुप है, और यूज क्या हो गया आपको? हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मायोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन स्टोर, और साइटोक्रोम P450 काम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन नहीं। और जहां तक ये नीचे वाले कैटालिस और पेरोक्सीडेज की बात है, इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये दोनों ही क्या होता है? हीम ग्रुप तो है ही, और साथ में क्या हो गया? इन दोनों का काम होता है H2O2 को डिकम्पोज करना,
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप इनको एक साथ लिखिए और एक साथ आप इनको पांचों को याद कर जाइए। ये डायरेक्टली आपको जेम लेवल में तो सिर्फ यही पूछा जाता है कि कौन हीम है कौन नॉन हीम है, या ज्यादा से ज्यादा इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है। जेआरएफ लेवल पे यूजेज भी पूछे जाते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा और आगे चलिए। अब हमारे पास दो और एग्जांपल हैं। ठीक है, रुबोरोडॉक्सिन और फेरोडॉक्सिन। ठीक है, देखिए रुबोरोडॉक्सिन और फेरोडॉक्सिन। रुबोरोडॉक्सिन और फेरोडॉक्सिन का आपको सिंपल आपको पता है इसमें नॉन हीम होते हैं। ये आपको हीम नहीं है, ये क्या हो गया। अब देखिए, अब जो बारी आ रही है, अब नॉन हीम की बारी आ रही है। रुबोरोडॉक्सिन और फेरोडॉक्सिन ये दोनों ही क्या होते हैं, ये नॉन हीम कंपाउंड होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो रुबोरोडॉक्सिन है, ठीक है, ओके, देखिए ये जो रुबोरोडॉक्सिन है, रुबोरोडॉक्सिन भी नॉन हीम है और जो फेरोडॉक्सिन है ये भी क्या हो गया, नॉन हीम है। बस फर्क ये है, मतलब फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क ये है भाई, बात करें तो ये दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन कौन, रुबोरोडॉक्सिन और फेरोडॉक्सिन। ध्यान दीजिए, आपको बस इतना याद रखना कि रुबोरोडॉक्सिन फेरोडॉक्सिन नॉन हीम है और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं, और कुछ याद नहीं रखना है। फिर से सुनिए, रुबोरोडॉक्सिन फेरोडॉक्सिन नॉन हीम है और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो और एग्जाम्पल है हमारे पास, हेम इरिथ्रीन और एक और है हमारे पास आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन। ये जो हेमिरिथ्रिन है, ये ब्लू ब्लड जो स्पीसीज होते हैं उसमें ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जितने भी सी मैरीन जो आपको वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है ना, इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, जिसमें कि एल्गी हो गया, ठीक है, आपको लीच हो गया, ठीक है, उसके बाद स्नेल हो गए, ये जो जिस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ऑर्थोपोडा वगैरह जो होते हैं, तो ये जो होते हैं हेमिरिथ्रिन जो होता है इसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। ठीक है, जैसे घोंघा हो गया, को जोंक हो गया, ठीक है, उसके बाद सी फिश होती है छोटी वाली, उन सब जो भी जिसका भी ब्लड रेड नहीं है उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन आता है, हेमिरिथ्रिन। ऑब्वियसली ये भी नॉन हीम है और क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, किसमें, तो सी मैरीन में या मरीन इनवर्टिब्रेट में। ध्यान रखिए, ये मरीन इनवर्टिब्रेट में क्या करता है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। और जहां तक आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन की बात है, तो ये इसका काम होता है, ये भी नॉन हीम है और इसका काम होता है क्या, आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो प्लीज डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैं आपको कैसे सिखा रहा हूं। हमारे पास जो 5 एग्जांपल है ऊपर से, हीमोग्लोबिन हीम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मायोग्लोबिन हीम है, ऑक्सीजन स्टोरेज, साइटोक्रोम P450 हीम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कैटालिसेस क्या हो गया, तो हीम है और क्या काम होता है कैटालिसेस का, तो H2O2 का डिकम्पोजिशन। उसके नीचे कौन था आपको, पेरोक्सीडेज, का भी काम क्या है, वो भी हीम है और उसका भी काम क्या है आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ये 5 को आप एक साथ याद रखें, इसको मिलाएंगे नहीं, मिक्स नहीं करेंगे। अब इन 2 एग्जांपल पे आ जाइए, रुबोरोडॉक्सिन फेरोडॉक्सिन, ये दोनों ही नॉन हीम है और इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम होता है। एक एज इट इज पूछेगा, हेमिरिथ्रिन और आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन ये दोनों ही नॉन हीम है और इसका काम क्या होता है, तो एक का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, आपको हेमिरिथ्रिन का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन मरीन इनवर्टिब्रेट, और जो आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन है इसका काम होता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजनेज जो प्रोटीन होते हैं उसमें इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको इतना ही रहने दें, नेक्स्ट लेक्चर में से हम लोग और आगे बढ़ेंगे और पूरी बात आपको बताएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको पूरी तरह से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके रिजल्ट में मेरा भी योगदान होगा और मैं आपके लिए और अच्छी तरह से मेहनत करके मैं और भी वीडियोज आपको इस तरह की प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसा करके ही आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय।